नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। मई में हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा उस बात से इनकार करते रहे, उसे झुठलाते रहे। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों के उस झूठ की पोल खुद ही खुल गई, जिससे किसी का फायदा हुआ या नहीं, आसिम मुनीर का करियर जरूर परवान चढ़ता चला गया। अब समझिए, इस झूठ के नीचे पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ऐसी दबी कि सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया और फिर उन्हें न केवल सीडीएफ का पद सौंपा गया, बल्कि न्यूक्लियर बम का बटन और जिंदगी भर कोई भी फैसला कर लेने की आजादी दे दी गई। जी हाँ, बात पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसकी, जिसकी मार से पाक सेना आज भी कराह रही है। वहां के आतंकी थर थर कांपते हैं। भले इस बात को दरकिनार करते रहे हों, लेकिन गाहे बगाहे उसे वो स्वीकार कर लेते। अब देखिए, पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ की तरफ से कुछ ऐसी ही स्वीकृति नजर आई। हाफिज अब्दुल रऊफ ने सार्वजनिक मंच से ऑपरेशन सिंदूर का सच कबूल किया है। उसने कहा है कि मुरदके में 6 से 7 मई की रात बहुत बड़ा हमला हुआ। उसने माना कि हमला इतना ज्यादा भीषण था कि वहां पर मौजूद इमारतों को बहुत नुकसान हुआ। रऊफ ने यह स्वीकार किया कि मुरदके में लश्कर-ए-तोयबा का मुख्यालय अब मलबे में तब्दील हो चुका है, मलबे के ढेर में बदल चुका है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और सेना कभी नहीं स्वीकार करती। ऑपरेशन सिंदूर में उसे मुंह की खानी पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर में उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि उनकी मजबूरियां भी हैं। हालांकि जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान में हुई तबाही की तस्दीक बार बार करती है। आइए पहले आपको सुनाते हैं वो कबूलनामा जो लश्कर-ए-तोयबा के इस आतंकी की तरफ से किया गया। इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे। तो आप ये समझिए, ये वो कबूलनामा अपने आप में सारी तस्वीर को पूरी तरह से क्लियर कट स्पष्ट कर देता है। आपको एक और बयान भी सुनाएंगे, बताएंगे कि आखिर किस तरह से हाफिज अब्दुल रऊफ ने ये पूरा खुलासा किया। लेकिन हाफिज अब्दुल रऊफ आखिर है कौन, पहले ये समझिए जिसके बयान को आपने सुना। दरअसल हाफिज अब्दुल रऊफ, जिसे अमेरिका तक ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो 1999 से लश्कर-ए-तोयबा का सक्रिय सदस्य है। वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने हुए लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ कराने की कोशिशों में शामिल रहता है। रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में भी शामिल हुआ था। जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। रऊफ फलाह इंसानियत फाउंडेशन यानी कि FIF का प्रमुख है और वो मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड रहे हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर से भले पाकिस्तान के आम लोगों की टैक्स के रूप में दी गई कमाई पानी में चली गई, लेकिन मुनीर और शाहबाज का फायदा यहां पर जरूर हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये कभी ना कभी अलग अलग तरीकों से स्वीकार्यता के रूप में आ ही जाता है। अब आप इस आतंकवादी की ही बात सुन लीजिए। इसके पहले कभी यहाँ के पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से ऐसी स्वीकार्यता आ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नूर खान एयरबेस किस तरह से डैमेज हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति खुद उनको ये कहना पड़ा कि जिस दौरान हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन्हें बंकर में रहने को कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी घटना का इस तरह से करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, क्या अब्दुल रऊफ के कबूलनामे से ऑपरेशन सिंदूर पर मोहर लगी है पाकिस्तान के लिए? सवाल यह भी, क्या अब्दुल रऊफ के बयान से पाक हुक्मरानों के झूठ का खुलासा हो गया? क्या रऊफ के बयान से मुनीर को CDF बनाने पर सवाल खड़े नहीं हो रहे? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार खड़े होते हैं।
करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों के जवाबों की। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह इस दौरान मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों के जानकार मल्लिका पांडे मेरे साथ इस दौरान कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से दो खास मेहमान, पाकिस्तानी पत्रकार तैयब बलोच मेरे साथ में हैं, तो पाकिस्तानी पत्रकार मोहम्मद बिलाल शफीक भी मेरे साथ में इस दौरान इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाह रही हूँ कर्नल दिनेश नैन आपसे। बार बार पाकिस्तान की तरफ से तमाम दावे किए जाते रहे हैं, नैरेटिव पेश किया जाता रहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में उनको एक ये कहा जाए बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन किस तरह से वहां पे जिस रूप में मरकज, वहां पे ट्रेनिंग कैंप, आतंकियों की मौजूदगी ये थी, वो बड़े स्तर पर डैमेज हुई, ये भारत बार बार कहता रहा और ऐसी तमाम बड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी रही जिसे नकारता रहा है पाकिस्तान। तो आतंकी अब्दुल रऊफ की तरफ से जो बयान सामने आया, ऐसा लगता है उसने खुद ने मोहर लगा दी और ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा जवाब पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना के झूठ को बेनकाब करते हुए कर दिया। देखिए ना, ये बात तो मतलब जग जाहिर है कि 6 या 7 मई की रात से लेके 10 मई तक के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में क्या क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तान एक हमेशा डिनायल मोड में रहता है कि अपनी जनता को बेवकूफ बना के रहना, अपनी जनता को गलत सलत अनाप शनाप तो तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करना और अपने आप को जहां पे हार गए हो वहां हीरो के माफिक अपने आप को जाहिर करना, जैसे कि जनरल आसिफ मुनीर ने किया और फील्ड मार्शल से अब CDF तक पहुंच, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तक का एक पद बना करके वहां तक पहुंच गया। ये इनकी इनकी एक फितूर, एक तरीके से आदत है इन लोगों की। अब जहां तक सवाल है ये राउफ का, देखिए ये जो मोहम्मद अब्दुल राउफ जो है, अगर आपने देखा हो कि जब हम लोगों ने भावलपुर के अंदर जो लश्कर सुभान अल्लाह था जैश ए मोहम्मद का, और लश्कर तो इसका तैयब था अपना लश्कर इसका हाफिज सईद का, जो जिसकी बात ये अभी राउफ कर रहा है, इन दोनों के ऊपर के अलावा 9 और जगहों पे हम लोगों ने ठीक जो है 6 और 7 की रात को अटैक किया था। इनके जो हेडक्वार्टर्स थे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का था, चाहे वो हाफिज सईद का लश्कर तैयबा का था, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन का सियालकोट के अंदर था, इन सभी के सभी हेडक्वार्टर मरकजों को इनके चीथड़े उड़ा दिए गए थे। बस फर्क ये था कि कहीं पे ये पूछते हैं कि सवाल भी पूछते हैं लोग कि हाफिज सईद क्यों नहीं मरा, फिर ये सवाल करते हैं मसूद अजहर क्यों नहीं मरा, सनाउल्लाह क्यों नहीं मरा। इन सब के सवाल ये इस तरह पूछते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपको नैना कि अगर देखें तो भावलपुर के अंदर 14 जो लोग बताए गए मारे गए थे इसके जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर के, लेकिन आज तक भी मसूद अजहर को देखा हमने नहीं है। लोगों ने कहा कि उसको हॉस्पिटल में रावलपिंडी के ले जाकर के छुपा दिया गया, क्या वो वहां पे उसका इलाज चल रहा है। उसकी आवाज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकता है, जो अभी चंद रोज पहले उसकी एक स्पीच भेजी जी, जिसमें वो कह रहा था कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह ये जो हमारे पास इतने हजारों के अंदर आत्मदाही जो आत्मघाती जो हमारे दस्ते हैं, जो आतंकवादी हैं, हाँ फिदाइन जो लोग हैं, ये इनको ना इनको खाना चाहिए, ना इनको मकान चाहिए, ना इनको मोटर चाहिए, ना इनको पेंसिल चाहिए, इनको तो ये भीख मांगते हैं मुझे फोन करके और कहते हैं कि शहादत चाहिए, शहादत चाहिए, शहादत चाहिए। अब ये कौन सी कुरान है, ये कौन सा अल्लाह है जो इन लोगों से कहता है कि आप शहादत दो। अरे अल्लाह तो प्यार फैलाने की बात करता है, अल्लाह तो आपस में इंसानियत की बात करता है, खून खराबा ये अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा। लेकिन इन लोगों ने अपने जो लोगों को मदरसों में पढ़ा के ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है नैना, ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है इन लोगों ने कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा। और ये ही चीज इनको वापस डस रही है। विडंबना है कि यही मानसिकता हमेशा पाकिस्तान को भारी पड़ जाती है। मैं तैयब बलोच का इस पे जवाब लेना चाहूंगी। तैयब बलोच, एक तरफ खासतौर से हमने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो लोग मारे गए आतंकियों के या उनके परिवारों के, हालांकि वो आतंकियों के ठिकानों पर सीधा अटैक था, आतंकी जब ढेर किए गए तो उसके बाद में जनाजे में भी शामिल हुए।
ऐसे तमाम लोग जो आतंकी घोषित है, उसमें हाफिज अब्दुल रऊफ भी शामिल है। और इस दौरान पाकिस्तान की सेना और अधिकारियों ने सामान्य क्लेरिक या फिर फैमिली मैन बताने की कोशिश की, लेकिन ये वही हाफिज अब्दुल रऊफ है जिसे अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया गया। और अब उसकी तरफ से ये बयान, क्या कहेंगे आप? देखिए नैना जी, सबसे पहली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से किसी को इनकार नहीं है। पाकिस्तान ने कभी इनकार नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मोदी रजीम की जानिब से या भारत की जानिब से जो है वो नहीं किया गया। हमने तो इसको तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में हलाकतें हुई हैं, वो जो टारगेट आप बता रही हैं जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, बात यह है कि उसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो सिविलियन टारगेट्स थे, सिविलियन जो है वो लोग मारे गए हैं। ये एक जो है हमारा मौक़िफ़ यही रहा। लेकिन इसमें एक चीज है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है, भावलपुर में, या लश्कर तैयबा का जो लाहौर में मुरीदके में है, लेकिन बात बड़ी सादा सी है। देखिए, समझने की बात है इसमें। देखिए, इन तंजीमों के जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो जब आजाद कश्मीर में थे, आजाद कश्मीर में थे, वहां पे ये ट्रेनिंग लेते थे, सारा कुछ करते। लेकिन अगर भावलपुर में आप जाए, या आप मुरीदके में जाए, या आप सियालकोट में जाए, तो वहां पे इनके मदारिस होंगे, मसाजिद होंगी, वहां पे आम लोगों के साथ है। लेकिन जो ट्रेनिंग कैंप्स है, अब देखिए, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। एक जवाब आप ये तय कर ले अपना कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नुकसान हुआ, हिंदुस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया ये हुआ या नहीं? पहली बात तो इसमें इतने कॉन्ट्रडिक्टरी आ जाते हैं। कभी कहते हैं कि भाई बिल्कुल भी वहां पर डैमेज नहीं हुआ, पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि भाई इन इलाकों को टारगेट किया गया। एक तरफ आपके तमाम ऐसे हुक्मरान ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इशाक डार कहते हैं कि भाई नूर खान एयरबेस डैमेज तो हुआ है। अब हाफिज अब्दुल रऊफ कहते हैं कि जिस जगह पर बहावलपुर में जो मरकज था वहां पर बैठने तक की जगह नहीं है। अब आप पहले तय कर लेना, एक लाइन तय कर लें। यही वजह है कि जब इतने अलग अलग जवाब आते हैं तो उसी में खुद ही आप बेनकाब कर देते हैं अपने हुक्मरानों के इन जवाबों को। जी, ये चीज तयशुदा है, इससे किसी को इनकार नहीं है कि भारत ने जो है वो अटैक नहीं किया था। अटैक हुआ, इन सारी जगहों पे अटैक हुआ, हम सब मानते हैं कि वाकई ही अटैक हुए, और उसमें जो है मतलब है हलाकतें हुई, शहादतें हुई, सिविलियन मारे गए, और उसके नतीजे में जो है वो बाद में फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन भी किया, और वो फिर आपने भी देखा, फिर दुनिया ने भी देखा। हम उस टाइम भी पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि आप जो है वो पाकिस्तान इस बार आपका बयान थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पर जरूर नजर आता है। इसके पहले अभी तक तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, लेकिन चलिए कम से कम ये कहा जाए देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो करें। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मुझे इस बात को समझाइए, इसके पहले तक तो हमेशा एग्जिस्टेंस या फिर उस पूरी तस्वीर को ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे पाकिस्तान के हुक्मरान, सेना और यहाँ के जो नेता थे। लेकिन कभी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का बाल भी बाका नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि भाई मरकज था पूरा लुटा दिया, कभी यहाँ के मंत्री कहते हैं कि नूर खान एयरबेस पूरी तरह से तहस नहस हो गया, कभी कहते हैं कि भाई उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जब आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ का खुद ये कबूलनामा है तो ऐसे तो बड़े सवाल हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का अस्तित्व तो छोड़िए, अब इसके नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो बड़ी वाहवाही लूटकर ये कहा जाए कि यहाँ पर सीडीएफ का पद दे दिया गया आसिम मुनीर को, या इतनी इम्यूनिटी दे दी गई, अब तो उसी पर ही बड़ा क्वेश्चन लगने लगा नियत पे। नमस्कार, मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि आपको एक्चुअली हमारे कमेंट्स लेने ही नहीं चाहिए। हमारे पास 3 काबिल लोग पाकिस्तान से ज्वाइंट हैं, क्योंकि देखिए मानना तो इन्होंने है, हमें तो मनाना ही नहीं है कुछ। हमारे एयर चीफ ने बड़ी सीधी सीधी लैंग्वेज बोली है कि भाई आपको जो ठीक लगता है वो करें, और मैं भी कहूंगा कि अगर जिस तरीके का नुकसान आपको नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भगवान नहीं आपका, अल्लाह करे आपको ये बार बार नसीब हो, बार बार आपको मुबारक हो, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि इस पर डिबेट नहीं हो सकती। डिबेट तो जब होगी ना जब कोई मानकर बात के अच्छाई के लिए आगे बात करे। किसी ने मेरे को बड़े अजीब शब्द सुना दिए, बड़े अच्छे, सिविलियन टारगेट। सर कौन सा होता है सिविलियन, कौन सा होता है टेररिस्ट, और कौन सा होता है मिलिट्री टारगेट? जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान टेररिज्म
और पाकिस्तान की टेररिज्म लोकेशन, क्या तीनों की तीनों एक हैं या नहीं है? मैं बताता हूं सिविलियन कौन है। सिविलियन वो है, वो जो इमरान खान के प्रोटेस्ट में जिन औरतों के बाल खींचकर वो रेंजर्स ले जा रहे थे। सिविलियन वो हैं जिन्होंने कोर कमांडर के घर पर अटैक किया था। सिविलियन वो हैं जो एयरफोर्स स्टेशन पर जाकर जिन्होंने जहाज जलाए थे। अगर ये सिविलियन है या कौन है, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात आई है, हम बोल रहे हैं हमने बड़ा डैमेज किया। हमने डैमेज किया ही नहीं सर। मैं पाकिस्तानी का स्ट्रेट दे देता हूं स्टेटमेंट, कोई डैमेज नहीं हुआ। पता है क्यों? आप बुरा मत मानिए, आप हमारे गेस्ट हैं आज। आपके यहां से आज तक किसी ने यह माना ही नहीं कि डैमेज हुआ। 3 पैनलिस्ट बैठे, तीनों के तीनों ये बोलते हैं हाँ जी डैमेज हुआ। और डैमेज में क्या क्या हुआ? ये जो मरकज की बात कर रहे हैं, मरकज की क्यों बात कर रहे हैं? मरकज का तो प्रॉब्लम आपका और मेरा कॉमन था भाई साहब। वो जो 13 एयरफील्ड में आपके यहाँ वो खुदाई वुदाई हुई, पता नहीं क्या, हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया, पता नहीं क्या हुआ। वो जो 137 लोगों को आपने अवार्ड दिए, 137 लोगों को आपने बरियल दिया, आप बता दीजिए, क्योंकि वहां नुकसान हुआ ही नहीं है, कोई अटैक हुआ ही नहीं है। हाँ देखिए, बड़ी बात जो इनके यहां से निकल कर आई हुआ है। नहीं सर, क्या नुकसान हुआ है? आप मरकज की बात कर रहे हैं, मैं मरकज की बात नहीं कर रहा हूं। मरकज आपके लिए उतना ही खतरनाक था जितना मेरे लिए था। वो हमने आपकी मदद करी है। मुझे उससे आगे वाली बात करनी है, नूर खान की बात करनी है। मुझे वो किराना स्टोर, जिसको आप किराना हिल बोलते हो, जहां पता नहीं उस स्टोर में आपने क्या रखा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। वो जो 13 एयरफील्ड में हुआ, वो क्या हुआ? वो जो, अब आप बड़े अथॉरिटेटिव सुनिएगा, वो जो आपने हमें बोला था कि तीन जहाज के टेल नंबर दिए थे कि ये आपने गिरा दिए हैं, वो मेरी एक्सरसाइज में, एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं जहाज उड़ते हुए? वो जो 6 पैराशूट जो निकले इजेक्शन वाले, वो पाकिस्तान को क्यों सप्लाई किए गए थे? क्योंकि दुनिया की जो कंपनी वो पैराशूट बना रही है, जो इजेक्शन सीट में लगते हैं, वो यूके की है। और उसके पास पाकिस्तान ने वो लिखवाया है कि हाँ जी ये 6 पैराशूट हमारे इस्तेमाल हो गए। मैं प्रूफ्स की बात कर ही नहीं रहा कि इंडिया को देना है। वो जो सैटेलाइट इमेजरी है, झूठी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं आपके शाहबाज शरीफ झूठे हैं जो कह रहे हैं नहीं जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूं आपका वो जो क्या नाम है, बदमाश शरीफ ISPR वाला, वो क्या बोल रहा है? मजा दिला देंगे। ओ माय गॉड, मजा क्या होता है? अगर यही मजा होता है तो जनाब मैं तो यही कहूंगा, क्या आप ये मजा लेना बार बार चाहते हो? ये आपका एम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एम नहीं है ये आपको देने का। बट फिर भी अगर आप मानोगे ही नहीं तो हमें फिर एक बार कुछ करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ना कर्नल शैलेंद्र जी, कि जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से अभी भी बार बार रह रहकर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं और इसी तरह के एक्शंस नजर आते हैं। तैयब बलोच, आप कुछ कहेंगे, जवाब देंगे? देखिए, कर्नल साहब ने जो बात की, सबसे पहली बात है कि अब अगर वो अपने ही आर्मी चीफ को सुन लेते तो वो तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे 6 जहाज गिरे हैं। अब उसमें आप ये पैराशूट और ये सीटों की बात लेके आ गए हैं, लेकिन जहाज तो खुद आपके आर्मी चीफ ने माना। अब वो AI वाली वीडियो तो नहीं थी। बलूच साहब, मैं आपके शो पर कान पकड़कर माफी मांग लूंगा अगर आर्मी चीफ ने ऐसा बोला। कहीं पर बोल दो आप, मैं आपके सामने नाक रगड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा आपके सामने इसी शो पर, अगर आप ये प्रूव कर दो हमारे आर्मी चीफ ने कहा। अभी आप 2 सेकंड में करेक्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, मुझे मालूम है। आप करिए। देखिए, मैंने तो खुद सुना है, बात सीधी सी है। उनके वीडियो, उनका जो वायरल वीडियो है, पाकिस्तान में भी है, इंडियन पेजेस पे भी है। उसमें ये वो कह रहे हैं कि हमसे जो है हमारा नुकसान हुआ, हमारे 6 जेट्स गिरे। ये उनके अपने मुंह से मैंने सुने हैं। ये अच्छा, एक काम करिए बलूच साहब, वो जिस आर्मी चीफ का नाम आपने जो रिकॉर्डिंग, उनका नाम बता दीजिए, क्या था आर्मी चीफ का नाम? आप अभी शो पे एक्सपोज हो जाएंगे। अरे सर, मैंने आपसे नाम पूछा है, आपने तो सुना है ना, आपने तो सुना है, नाम बताइए। मैं सर एक्सपोज करने की बात ये कर रहा हूं कि आप सही बोल रहे हैं। मैं सर आपसे सिर्फ नाम पूछा है जिसका आपने सुना है स्टेटमेंट। मैं आपके सामने माफी मांग रहा हूं ना, अगर आप बता दें। आप मानते हैं कि इंडिया के 6 जेट्स नहीं गिरे? आप सर हद हो गई, आपको सपना आया,
आपको सपना आया, आपने सपने में सुना कि हमारा आर्मी चीफ बोल रहा है 6 जहाज गिरे हैं। आपका ये शो रिकॉर्ड पर चल रहा है, आप मुझे उसका नाम नहीं बताने को तैयार हैं। अब मैं करूं क्या? मेरे पास देखिए, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, मैं आपको उसका पूरा क्लिप सुना सकता हूं। Oh my God, sir. पाकिस्तान के सोशल मुझे मीडिया पता है पर तैयब वायरल बलोच, बड़ी हैरानी होती है आप इंडिया के आर्मी चीफ के ऐसे बयान का तर्क देकर आप बहस कर रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं, और पाकिस्तान में बैठे बैठे जो तमाम आतंकियों की तरफ से ऐसे बड़े खुलासे होते हैं उनके लिए आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ना आपको हाफिज अब्दुल रऊफ की याद आती है, ना आपको यहाँ पर जिस तरह से एक एक कर हम देखते हैं सैफुल्लाह कसूरी का बयान आपको नजर आता है, ना आपको आपके राष्ट्रपति की बात नजर आती है, ना आपको इशाक डार की बात नजर आती है। तो बड़ा बड़ा हैरान कर देने वाली बात है। मालिका, मुझे जरा बताइए, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जब चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक एक करके खुद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तोयबा, आतंकी तमाम अलग अलग संगठनों के जो आतंकी हैं, ऐसा लगता है वो खुद पाकिस्तान की सेना और आर्मी को एक्सपोज करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो उनके वीडियो सामने आते हैं वो तो इसी ओर इशारा करते हैं। नमस्कार नैना जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कल भारत के लिए तो हमारा इंडियन आर्मी डे भी था कल, और इतना बड़ा कन्फेशन आना, क्योंकि आप देखिए कि कल वो बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जब हुई थी तो पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान आर्मी सब ने ये रिपोर्ट किया, अरे कौवा भी नहीं मरा, पेड़ भी नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, ये सब डायलॉग बाजी चलते गए। उसके बाद इस बार देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी ऑथेंटिसिटी है नैना जी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि इस बार इन्हीं के कमांडर जो जनाजे में ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी लोग क्या टेररिस्ट मरे थे, जितने भी उनके जनाजे में वो नमाज पढ़ते दिखाए गए थे, उसमें पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स प्रेजेंट थे, उनके साथ तो दिखाई देते हैं। वो आपने सर्कुलेट तो किया होगा। अब बलोच साहब बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं ये तो गलत वीडियो है, उसके बाद आप बोल देंगे अरे ये तो डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो है, तो वो तो पाकिस्तान की खैर आदत ही है। बट कोई नहीं बलोच साहब, आई विल स्पेयर दैट डिटेल कि आप ये पहले मुझे काउंटर करें, तो पहले मैं पहली बोल देती हूँ हेड्स अप के साथ। तो बेसिकली नैना जी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुरीद के में जहां पर 26/11 के अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मतलब जो हमारे कसाब था वो इसी से कैंप से निकल के आया था, मुरीद के से ही निकल के आया था। उनके खुद के कन्फेशन में उन्होंने मुरीद के बारे में बताया है। अगर आप बलोच साहब, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है बाय द वे बलोच साहब, तो फैक्चुअली हम बात करेंगे इस चीज में कि आप ही के जो टेररिस्ट जिसको इंडिया ने पकड़ा था उनके कन्फेशन में उसने साफ साफ बताया है कि मुरीद के में टेररिस्ट कैंप है एलईटी का। ये 2 मिनट का जो कन्फेशन वीडियो भी कल निकल के आया है नैना जी, तो उसमें आप देखिए कि इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि तैयब बलोच को वो वीडियो नजर नहीं आया होगा। वो वीडियो की जरूर वो बात कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से अभी तक एक भी बार ये बात कही नहीं गई है। नैना जी देखिए, ये जो ड्रीम लैंड में ये सब रहते हैं, मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता है कौन सा ड्रीम लैंड है, ये कौन सा जनरेटेड है। नहीं, आप ड्रीम लैंड में कैसे रह सकते हैं? मतलब आपकी सरकार आप लोगों के आवाम को बेच रही है और आप माउथ पीस बन के मत रही है। बलोच साहब, मैं आपके यहाँ जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपने आवाम के लिए बात करें। नहीं वैसे, और जो अभी कर्नल साहब ने एक और बात की नैना जी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद बिलाल शफीक, वो जरूर यहाँ की आवाम के लिए जरूर बात करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मोहम्मद बिलाल शफीक, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, हाफिज अब्दुल रऊफ, मेरे सवाल से पहले ही आप हंस दिए। मैंने तो आम जनता के सवाल की अहिद की बात हुई, आप हंस दिए, ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं करना चाहते। हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी, एक बार फिर वो भी ऐसे ही सार्वजनिक स्थल पर बैठकर बातचीत करता है, उसके बयान सामने आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई क्या यहाँ की सेना को ये नजर नहीं आता जो डेजिग्नेटेड आतंकी हैं उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि गली गली में, पीओके में, जगह जगह, बलूचिस्तान में तो नहीं, खैर पीओके या बाकी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कई ऐसे वीडियो सामने आए, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन क्या हाफिज अब्दुल रऊफ ने जो कहा उसकी तरफ ध्यान गया है अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी? पहले तो इसको मैं ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस कहूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बल्कि रिटेलिएशन कहूंगा, जो हमने बनियानुल मरसूस की छतरी तले की,
दूसरी बात ये है कि आपने नहीं इस नहीं, वो बात तो को ऑपरेशन सिंदूर बड़ा- हिंदुस्तान ने बात किया, सुनिए, आपने रिटेलिएशन किया, जो आपने नाम दिया है उसे ऑपरेशन को। ऑपरेशन सिंदूर तो ऑपरेशन सिंदूर ही है बिलाल। आप छोड़ देना, मैं से सिंदूर नहीं समझता। मैं इंडियन थोड़ी हूँ, या मैं कोई प्लांटेड आदमी थोड़ी हूँ कि मैं एक सेल्फ प्रोक्लेम टेररिस्ट अटैक करवाऊं, दुनिया से मुझे सपोर्ट ना आए, फिर मैं पाकिस्तान पे बदमाशी करना चाहूँ, मुझे मुंह की कहानी भरे। तो अब अब बात ऐसा सुन लेना ऐसा बीबी। सपोर्ट तो हमें भी नहीं चाहिए कि भाई आईएमएफ से बार बार बेल आउट हो जाए, एफएटीएफ से हम बार बार ग्रे लिस्ट में चले जाएं, तमाम लोग हमें दया कर करके भीख के तौर पर हमेशा कुछ देते रहे, हमेशा भिखारियों की तरह कुछ मांगते रहे। ऐसा सपोर्ट तो कतई नहीं चाहिए। ना शैलेंद्र जी को चाहिए होगा, ना दिनेश जी को चाहिए होगा, ना मल्लिका जी को चाहिए होगा। आप खुद ही मजलूम हैं, आप खुद इंसाफ दे रही हैं। आप बात तो पूरी सुने। बात ये है, वो जो आपने एक मौलवी साहब का बयान चलवाया, पहली तो बात ये है, वो मैं अगर जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, ना उनका लश्कर तैयबा से ताल्लुक है, ना जैश मोहम्मद से, क्योंकि ये जिन ऑर्गेनाइजेशंस का आप नाम लेती हैं, ये मेरा ख्याल है ये इंडियन फिल्मों में या इंडियन मीडिया में जरूर डिस्कस होती हैं। मोहम्मद बिलाल शफीक, थोड़ा सा आपके नॉलेज को दुरुस्त करने की जरूरत है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, इंडियन फिल्मों में नहीं, आप शायद भारत की फिल्में ज्यादा देखते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, बाकायदा 1999 में अमेरिका की तरफ से उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसे SDGT कहा जाता है, उसे घोषित किया गया। और LAT का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन फलाह इंसानियत फाउंडेशन का एक तरह से वो फाउंडर है, प्रमुख है, और इसीलिए भी LAT का इसे प्रॉक्सी मानकर अमेरिका की तरफ से उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। उस मौलवी साहब का बयान ये था कि मैं एक इमाम मस्जिद हूं और इंडिया ने एक मस्जिद पर हमला किया जिसका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एक ऐसे मदरसे पे हमला किया जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं, और उस हमले के बाद इंडिया ने ये क्लेम किया कि हमने फलान दहशतगर्द तंजीम का मदरसा उड़ा दिया। बिलाल शफीक, और सुनिए, आप जिसे मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ जिसे कह रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, उस आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने एक और बात कही। उसने कहा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे उनके माता पिता उन्हें यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते थे, उनके माता पिता उसे लेकर जाना चाहते थे। शायद उनके माता पिता को इस बात का इल्म था कि इस मरकज में आखिर क्या होता है, किस तरह से उनको सीख दी जाती है, किस तरह से आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चे वहां से छोड़कर चले जाएं। उसने कहा यहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, हम अपने बच्चों को कह के मदरसे से निकलकर गौ माता की पूजा शुरू कर दें? आप उन्हें कहा उन बच्चों को कहा मंदिर में चले जाएं। आपका जीवन शायद दुरुस्त हो जाएगा। और किधर पढ़ाएंगे? हमने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना है। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, अपनी आपने बात कर दी। अरे बात पूरी कर लो भाई। मैं बात पूरी कर रहा हूँ ना कि एक मौलवी साहब के बयान को, एक मौलवी, एक मदरसे का मौलवी है, वहां पर इंडिया टेररिस्ट करता है, बल्कि मैं कहूंगा शरण सिंह जी, जो अमेरिका की तरफ से आतंकी घोषित किया गया उसे नहीं मानते। अच्छा ठीक है, आप शैलेंद्र जी का मैं जवाब लूं, उसके पहले मुझे एक बात बता दो मोहम्मद बिलाल शफीक, एक बात बताओ, क्या लश्कर तोयबा आतंकी संगठन है आपके लिए या नहीं है? और मुझे इंडियन आर्मी चीफ ने ये, मेरी बात सुने ना, इंडियन आर्मी चीफ ने कहा हमारे 6 जहाज गिराए हैं। अरे कहाँ कहा भाई, अरे कहाँ कहा? चीफ का नाम बताओ, चीफ का नाम बताओ, चीफ का नाम बताओ, जिस चीफ ने ये बोला उसका नाम बताओ, नाम क्या है जिसका आपने सुना? मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। मैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप उस आदमी की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। ये वो आपका सपना है, ये आपका वो सपना है जहां वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो आर्मी चीफ एग्जिस्ट करेगा जो छह जहाज गिर गए। आप उसका नाम नहीं बता पा रहे, आप नाम नहीं बता पा रहे। हम तो आपको बाय नेम बता रहे हैं कि आपके प्रेसिडेंट ने क्या कहा, आपके शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, आपके पार्लियामेंटेरियन ने क्या कहा। हम तो आपको बाय नेम बता रहे हैं। जनाब सुनो, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं आपको बता दूं। आप लोग हमारे पाकिस्तान की आवाम हमारी दुश्मन नहीं है। वी डोंट हेट देम, वी डोंट हेट पाकिस्तान। एक बात बता दूं, मैं आपको बता दूं, इसलिए
इसलिए बिलाल आप शफीक, कृपया ये कर मानसिकता दर्शाती है आपकी। मैंने सुनिए hate सुनिए, India। ये मानसिकता दर्शाती है आपकी। अगर आप वी हेट इंडिया कह रहे हैं तो ये मानसिकता दर्शाती है आपकी, और यही कट्टर सोच ही है, और यही कट्टर सोच आपकी उन आतंकवादी सोचों के साथ में मेल खाती है। करतूत ऐसे हैं, हम आपसे प्यार करते, मैं जलंधर से हूँ, अरे भाई साहब, मेरे ऐसा बड़ों ने प्यार, जलंधर ऐसा से प्यार माइग्रेट नहीं किया। चाहिए कि इस प्रेम के मेरे नाम पर बड़ों ने- दिनेश नैन जी जो जिस प्यार मोहब्बत की बात यहाँ पर बिलाल शफीक कर रहे हैं, ऐसा प्रेम कि उसमें कभी 26/11 कर देते हैं, मुंबई अटैक, उसमें ऐसा प्रेम कभी हमें संसद हमला दे देते हैं, कभी हमें पहलगाम, कभी उरी हमला दे देते हैं, हमें ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। और बिलाल शफीक, आप अगर इंडियन आर्मी चीफ की बात करें, अरे आप छोड़िए, आप जहां पे झूठ की बात होती है ना, वहां पे आपको चीजें याद भी नहीं रहेंगी। मुझे एक बात बता दो, लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन है आपके लिए या नहीं है? लश्कर-ए-तैयबा एग्जिस्ट नहीं करती। अरे लश्कर-ए-तोयबा आपके लिए आतंकी संगठन है या नहीं? वो होगी तो मैं कहूंगा दहशतगर्द तंजीम है। है मैं या तो हैरान नहीं? हूं कि हम लोग के यहाँ कुछ हमारे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आके कहते जी उस पर पाबंदी, भाई है ही नहीं वो, नहीं है। मैं उसे कैसे मानूं? जैश-ए-मोहम्मद मैं कहता आतंकी हूं संगठन है या नहीं? पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। और जो आप कश्मीर में अपनी हो रहा बात है पे वो खुद ही हंस रहे हैं, और देखिए बाकी सबको भी हंसी आ रही है, खुद ही आप अपनी बात पे हंसे जा रहे हैं। यहाँ पे मालिका कुछ कहना चाह रही है, फिर दिनेश जी का रिएक्शन लेते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड, यस, यू आर इनटू फैंटेसी वर्ल्ड। नैना जी जो मुझे समझ में आता है, और मुझे हमेशा बड़ा मजा आता है अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने में, और मैं बता रही हूँ कि अपने मोहम्मद बिलाल साहब को पाकिस्तान आर्मी अभी फील्ड मार्शल मुनीर बहुत बड़ा कमेंडेशन देंगे। अगर मैं उनकी जगह होती तो आज बिलाल शफीक साहब को हम मिनिस्टर बना देते। वो इतने एक्सपर्ट हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं। शफीक साहब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको इसमें लड़ना चाहिए। दूसरी बात नैना जी, कमिंग बैक टू दिस, पहले तो इनकी नजर में, और ये कंटिन्यूअसली डिबेट्स में, आई जस्ट लव द फैक्ट कि ये बोल देते हैं भाई लश्कर-ए-तैयबा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैश-ए-मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो बहुत अच्छे, इतने पॉजिटिव इंसान, और पीस और पाकिस्तान कैसे आप एक सांस में बोल सकते हैं? शफीक साहब, ये इतना हिपोक्रेसी, इतना कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है, मतलब पीस और पाकिस्तान। नैना जी, मतलब मुझे बीपी हो जाएगा अगर शफीक साहब आप ये बोलेंगे तो, प्लीज। नहीं, दूसरी बात ये है नैना जी, एक चीज और जो हर कोई देखता है और देखना चाहिए भी, लेकिन जहां पर हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे आतंकवादी हो, जहां पर सैफुल्लाह कसूरी जैसे लोग हो, जहां पर हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को घर में अगर बैठा कर रखा है, तो ये ख्वाब मुझे लगता है बिलाल कभी पूरा होने से रहा आपका। दिनेश नैन जी, देखिए नैना, जहां तक इसका बलूच का सवाल है, तैयब का या फिर बिलाल का सवाल है, ये कहते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम तो कहते हैं पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। आप इन दो छोटी छोटी बातों में क्यों जाते हो? असली बात पे आ जाओ। पाकिस्तान भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये पाकिस्तान भी नहीं है। अब रही बात, देखो अभी चुप हो जाओ बिलाल, मैं सुन लो, आपको आसाम में सुना ना, आपकी बात सुनी हमने, तो अपने टाइम पर जवाब देना, आप जवाब देना, सुन लीजिएगा। तो देखिए अभी इनके जो ख्वाजा आसिफ हैं, वो टीवी में बैठ के कहते हैं, जब इनके जो जियो टीवी के जो वो है हामिद मीर पूछते हैं जी आपने क्या किया, आप कहते हैं कि आपने हिंदुस्तान के तैयारे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। बोला हाँ 10 लॉक किए थे, 10 लॉक हो गए थे। अच्छा, जब लॉक करे तो 10 के 10 क्यों नहीं मार दिए, छोड़ क्यों दिए? तो करके मिमी आने लग पड़ा। फिर पूछा ये 5 बोल रहे हो जो आप, 5 तैयारे 5 रफेल आपने मारे जो भी हिंदुस्तान के, कहां से मालूम चला? पता क्या बोलता है वो नैना? सोशल मीडिया से। ये अहमक लोग हैं। ये जो इसका हाफिज अब्दुल रऊफ, ये वही आदमी है नैना जो मरकजे सुभान अल्लाह बावलपुर के अंदर जैश ए मोहम्मद के अंदर जहां चिट्ठी आई थी निकल के इसके जैश ए मोहम्मद के लीडर की कि 14 लोग उसकी फैमिली के मारे गए, वहां पे राउफ ये नमाजे जनाजा पढ़ रहा था खड़ा होकर के। और ये जो मुल्ला बोल रहे हैं इसको हम तो कहते हैं ये मुल्ला ही नहीं है, आपके सारे आतंकी मुल्ला हैं। आपके जनरल साहब जनरल आसिफ मुनीर मुल्ला है, सब मुल्ला हैं। हम मुल्ला ही कहते हैं इनको, हम नहीं कहते कुछ भी और है। लेकिन ये नैना इतने झूठे लोग हैं। मैं आज का बता दूं इनको, ये बैठा था बिलाल, इससे पूछो कि क्या सौदा किया है आसिफ मुनीर ने,
कि अभी हमास के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर इन्होंने इजिप्ट के अंदर मीटिंग की है। इजराइल के और अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय के लोग हैं वो अभी यहां पाकिस्तान होके गए हैं। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की और पाकिस्तान की सेना की मिलजुल के एक्सरसाइज चल रही है। अमेरिका के ड्रोन्स और अमेरिका के तैयारे नूर खान एयरबेस से लेकर शम्सी एयरबेस तक में उड़ रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है सबकी तरफ से कि अब ईरान के ऊपर जो अटैक होने जा रहा है उसके अंदर ये बिकाऊ पाकिस्तान पैसे लेकर अमेरिका के साथ में मिलकर के उसी ईरान के साथ में अटैक करेगा जिस ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को थोड़े दिनों पहले ये बढ़ चढ़ के इस्लामाबाद में दिखा रहे थे। और ये रिपोर्ट कहां से आई है? ईरान से आई है बिलाल। ये रिपोर्ट क्या आई है ईरान से? ये रिपोर्ट आई है कि जितने भी लोग पकड़े उन्होंने अभी ईरान के अंदर, खासकर वो लोग जो कि प्रदर्शन के अंदर बम उड़ा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं जो भड़का रहे हैं उन प्रदर्शनों को, उन एजिटेशन को। और वो साथ किसका दे रहे हैं? उसी इजराइल का साथ दे रहा है पाकिस्तान, उसी अमेरिका का। अरे अमेरिका ने कुत्ते पाले, ये वर्दी वाले खुद आपके बलूचिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हैं, खुद आपके खैबर पख्तूनख्वा में से आवाजें आ रही हैं। और यहाँ बैठ करके ये लोग, इनको पता नहीं भारत के चीफ ने बोला है, चीफ ने नहीं बोला नैना, हमारे सीडीसी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस जो जनरल साहब हैं, उन्होंने सिंगापुर के अंदर एक बात कही थी कि अहमक लोग जो बोल रहे हैं इन्होंने रफेल उड़ा दिया। हमारे रफेल के पीछे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ में एक उसका जो तैयारों के पीछे हमारे उसके डमी चल रहे थे, डमी, और उन डमी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से हमने एक रफेल को दिखाया, इन नहमकों ने उसके ऊपर फायर किया, डमी उड़ा के बैठे हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं। दिनेश नैन जी, मुझे समझ में नहीं आता जिस तरह से तमाम दलीलें यहाँ पर दी जाती हैं और बड़े हास्यास्पद हो जाता है। ठीक है, बिलाल की बात पूरी करने देती हूँ जी। मैं ये अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं 2-3 दफा हाफिज अब्दुल रऊफ से मिला हूँ, ठीक है, मैं मिला हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। बताइए, आप खुलकर मिल लेते हैं और यही बात है कि वहां पर वो आतंकी बाकी और किसी संस्थाओं को नजर नहीं आता। अमेरिका ने उसको बैन करके उसको आतंकी डेजिग्नेटेड घोषित करके रखा है और देखिए पत्रकार खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं। इसको तो आप सीधे सीधे खुद एक्सेप्ट करें मोहम्मद बिलाल। ये 1999 में हाफिज अब्दुल रऊफ को अमेरिका की तरफ से आतंकी घोषित किया गया, स्पेशली डेजिग्नेटेड, और उस पर आप नेशनल टेलीविजन पर ये एक्सेप्ट करें कि उस आतंकी से आप 2-3 बार मिले हैं। आपको नजर आता है, पूरे संसार को नजर आता है, लेकिन तैयब बलूच के वहां की सरकारों को और सेना को नजर नहीं आता क्या? आप लोगों ने ऐसा झूठ बोला। अरे बिलाल शफीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स पे भरोसा नहीं? यूएन की तरफ से लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन, वहां पर जिस तरह से तमाम आतंकी संगठनों को जिसने घोषित करके रखा है, उनके आतंकियों को घर में बैठाया हुआ है। सैफुल्लाह कसूरी जैसे बयान देते रहते हैं, लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उनको आतंकी मानते हो या नहीं मानते हो? या यूएन भी आपके लिए कुछ नहीं, अमेरिका भी आपके लिए कुछ नहीं, दुनिया की कोई संस्था आपके लिए कुछ नहीं है? अमेरिका ने मोदी के अमेरिका पर पाबंदी लगा दी थी। उन्हें कहा था बुचर ऑफ गुजरात है, मोदी को टेररिस्ट मानती कि नहीं मानती? मोदी देखो कहां नैरेटिव लेके जा रहा है। इनको बता के भेजा गया नैना कि जाके डिबेट के अंदर नैरेटिव बदल देना। इनको नैरेटिव बदलते बैठ के यहाँ पे ये अभी इनके यहाँ पे सिर्फ सेना हो, इनके मरकज हो, इनके सिविलियन हो, ये सब के सब आतंकवादी लोग हैं। ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना सेना में, ना आतंकवादियों में, और ना इनके मरकजों के अंदर। अभी भावलपुर के अंदर हमास, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और तलहा मसूद, तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा, ये सब लोग मिलकर अभी मीटिंग कर रहे थे 6 से 7 जगह पीओके में, मुरीद के मुजफ्फराबाद से लेके, कोटली से लेके और नीलम वैली तक, ये 6-7 जगह पे ये लोग कभी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। और हमारे चीफ ने अभी कहा इनको 2 दिन। सबसे बड़ी चिंता की बात है, आखिर सब पाकिस्तान की सेना सरकार के कान के नीचे, नाक के नीचे होता है, लेकिन किसी को इसकी बू तक नहीं आती। सबसे महत्वपूर्ण बात ये। और मोहम्मद बिलाल शफीक, एक बात की बात मैं आपको जरूर जानकारी दे दूं, जरा दुरुस्त रहिए आप अपनी जानकारियों के साथ में। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोबिया आपको इस कदर है, अगर आप बात कह रहे हैं पीएम मोदी को, वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके अभी आप आजकल गलबहियां कर रहे हैं ना,
वो उनके सबसे करीबी मित्रों में से एक है। अभी पिछले कुछ दिनों से अगर ज्यादा आपके ऊपर या ये कहा जाए कि जो कृपा बरसा रहे हैं, ज्यादा उचकने की कोशिश मत कीजिए, बाद में ये आपको बड़ा भारी पड़ जाएगा। और रही बात आतंकियों की, हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे आतंकी को जब अगर आप मुलाकात करने की बात कहते हैं, तैयब बलोच मुझे एक बात बताइए, ऐसे तमाम एक लंबी फहरिस्त पिछले कुछ वक्त से सामने आ रही है, बैठकों पे बैठकें होती है, छवि डैमेज करता है, बड़े सवाल खड़े करता है। बड़े सवाल खड़े अगर होते हैं तो क्या यहाँ की सरकारों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं कि आप ऐसे तमाम संस्थाओं की तरफ से जो डेजिग्नेटेड आतंकी हैं उनके इन तमाम फैसलों को चुनौती दे रहे हैं? ये मुश्किल में डाल सकता है आपको। देखिए मैडम नैना जी, सबसे पहली बात यह है कि लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिज़्बुत तहरीर हो, हिज़्बुल मुजाहिदीन हो, या जितने भी वो ग्रुप्स जो माजी में कश्मीर में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, कश्मीर में जिहाद करते रहे, सारा कुछ था, लेकिन अब ये देखिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हकीकत को फेस करना चाहिए। ये दहशतगर्द कैसे बढ़ेंगे आगे तैयब बलोच, कैसे बढ़ेंगे आगे? हिंदुस्तान बार बार ये कहता है आप अपनी धरती से आतंक और आतंकवादियों को हटाइए, उसके बाद में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब अगर इन आतंकियों को खुल्लम खुल्ला बेलगाम दे देते हैं, ऐसे वो घूमते रहते हैं, कैसे बढ़ेंगे आगे बताइए जरा। पाकिस्तान ने आगे बढ़ने के लिए ही पाकिस्तान ने इन तमाम तंजीमों पर पाबंदी लगाई है, उनके मराकज बंद किए हैं, उनके ये कैसी पाबंदी है तैयब बलोच? दिल पर हाथ रख के जरा कहिए, मैं बोलूं दिल पर हाथ रख के जरा कहिए, ये पाबंदियां हैं क्या? अगर ऐसी पाबंदी है फिर बंदिशें किस रूप की है? ऐसी पाबंदी तो आपने तो हाफिज सईद को ऐसी पाबंदी में रख रखा है जो खुल्लम खुल्ला अपने संदेश बाहर तक पहुंचाता है, कभी रैलियों में शामिल होने की बातें सामने आ जाती हैं। ये कैसी पाबंदियां हैं पाकिस्तान की? ये पहले रिक्रूट करते थे अपने लिए बंदे, जो कश्मीर में जाके जिहाद के नाम पे रिक्रूटमेंट होती थी, अब वो मुकम्मल बैन है, कहीं पे वो रिक्रूटमेंट नहीं होती, इनको इवन का चंदा नहीं लिया जाने देता। वो पहले ये जो है तैयब बलोच सीरियसली तैयब बलोच, अच्छा सुनिए, मैं चाहती हूँ इस बात का जवाब जी, इस बात का जवाब यहाँ पे वैसे शैलेंद्र सिंह जी देना चाह रहे हैं। सर पहले तो आप जो बात कह रहे हैं वो कहिएगा, फिर मैं मलिका से उन फंडिंग प्रोसेस का जरूर समझना चाह रही हूँ। जी शैलेंद्र जी। सैयद साहब, मैंने पहले भी कहा आप मेरे दुश्मन नहीं है, मैं आपसे दुश्मनी नहीं करता हूं, आई डोंट हेट यू, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से समझा रहा हूं। वो जो आपके पड़ोस में एक और पाकिस्तान पत्रकार बैठे हैं बिलाल साहब, उन्होंने तो कह दिया ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं हमारे यहाँ, ये तो टेररिस्ट है ही नहीं हमारे यहाँ। अब आप एक बात बताओ, आप अपने देश के लिए अगर इस तरह का सेंटिमेंट रखो कि टेररिस्ट हैं लेकिन हम उन्हें नहीं मानते, अब वो बोल रहे हैं कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को वो 2 दिन पहले मिलकर आए। अब आप बता दीजिए, क्या भैया आप उसको समझाने गए थे, समझने गए थे, गले मिलने गए थे, या नमाज अर्ज करने गए थे? आप ही बता दो, मैं क्या समझूं। सबसे बड़ी बात यह है, पत्रकार का यह भी काम है, क्रिटिसाइज मत करिए अपनी गवर्नमेंट को, अपने देश को, लेकिन बी अ गुड क्रिटिक। आप वो चीजों को सच्चाई से इवैल्यूएट करिए। इसीलिए आपने देखा हमारे यहां का जाबाज सैनिक नैन क्या बता रहा है, सीडीएस ने कहा था, वो अपॉइंटमेंट के साथ बोल रहा है, वो नाम के साथ बोल रहा है। मैं आप लोगों से पूछ रहा था आपने किसको सुना, आप नहीं बता पा रहे क्योंकि आपको नहीं पता, एक बात। और आप भी बिल्कुल सोशल मीडिया वाली बात पकड़कर बैठे हुए हैं, जो वहां पर चल रहा है वो चल रहा है। आप मुझे बता दीजिए, क्या आप डिनाई करेंगे कि आपके सिटिंग पार्लियामेंट के मंत्री ने कहा है हम पैसे लेकर ये गंदा काम करते आए हैं? कहा है या नहीं कहा है? आप बता दीजिए। और उसने एक आगे बोल दिया, उसने एक और आगे बोल दिया कि अगर अब भी हमें पैसा मिला तो हम आगे भी करेंगे। अब आप बता दीजिए मैं आपको किस नजर से इज्जत दूं, किस नजर से आपको आपके देश को टेररिज्म ना कहूं? आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। देखिए कर्नल साहब, पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक है, ये हमेशा जो आलमी ग्रेट गेम है उसमें अपने रोल प्ले करता रहा है। जिहादी डोगमा, जब पेंटागन ने, ये जिहादी डोगमा पाकिस्तान का नहीं है, ये आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, जिहादी डोगमा पेंटागन का था। उसने इसी जिहादी डोगमा को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स पैदा किए, वर्ल्ड वाइड पैदा किए, मुस्लिम वर्ल्ड में पैदा किए। तो उसी के सिलसिले में जब उसको अफगानिस्तान में आना था, यूएसएसआर में आना था, तो उसने यही जिहादी डोगमा पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट किया और पाकिस्तान उस टाइम यूज हुआ। और उसी समय पहली दफा देखें, जब
अमेरिका की मजबूरी थी, उसको जिहादी चाहिए थे यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में, तो फिर वही जिहादी जो है वो एक सेक्ट जो है वो कश्मीर में भी इस्तेमाल हुआ, यानी कि उसी इरा के अंदर ये सारा कुछ हुए। बलोच, इस बात को कितना वक्त हो गया है? इस बात को कितना वक्त हो गया है? 78 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। 78 साल, क्या एक मानसिकता उस बात को अपने ऊपर आपने इतना हावी होने दिया? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जब आपको बीमारी पता है, जब आपको मर्ज पता है, तो इलाज भी आप बखूबी जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये कि इलाज करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मर्ज अगर जानते हैं आप, उसका इलाज भी जानते हैं, दवा भी जानते हैं, लेकिन वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मालिका, और एक और बात, तैयब बलूच ने जिस तरह से कहा था, भाई ऐसे संगठन पूरी तरह से बैन है। अगर बैन, ये किस तरह की बैन, किस तरह की पाबंदियां हैं? जहां पर आतंकी खुल्लम खुल्ला बैठकें कर लेते हैं, आतंकी खुल्लम खुल्ला रैलियां कर लेते हैं, उनके वीडियोस पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। और रही बात कहते हैं फंडिंग की, IMF की तरफ से या FATF की तरफ से अगर पाबंदियां हैं, वो कहते हैं भाई फंडिंग भी नहीं होता। अभी हाल ही में हमने देखा इन मरकजों के लिए किस तरह से बाईपास करते हुए दूसरे तरीके के गेटवेज के थ्रू फंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी हमास के नाम पर, गाजा में वहां पे जिस तरह से स्थिति उसके नाम पर। नैना जी, पता नहीं बलूच साहब को ये पता है नहीं पता है, बट हर कोई, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या LET हो, इन लोगों ने क्या क्रिएट कर रखा है? इन लोगों ने ट्रस्ट और फाउंडेशंस क्रिएट कर रखे हैं, जिसके नाम पर ये लोग JUD, FIF, Al Rahmat ट्रस्ट, जो इनके ये 3 ट्रस्ट जो मुझे पता है, LET और जैसे मोहम्मद के, ये ट्रस्ट के नाम पे, फाउंडेशन के नाम पे पैसा लेते हैं ताकि वो वैलिड हो जाए, ताकि वो लीगलाइज हो जाए। ये नेचुरल डिजास्टर्स के नाम पे पैसा ले लेते हैं, ये फ्राइडे की जो नमाज होती है उसमें पैसा ले लेते हैं। तो नैना जी, इनके जो गेटवेज हैं, देखिए अगर सरकार कुछ भी इनके, अगर हम जैसे ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जैसे ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो इन लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा नेटवर्क वहां बैठाया हुआ है नैना जी, कि ताकि कोई इनको क्वेश्चन ही ना कर सके। ये ट्रस्ट बताइए, फाउंडेशन बताइए, इसके तो साफ साफ व्हाइट पेपर्स हैं। अब बलोच साहब बोल देंगे वो भी डिजिटली ऑल्टर्ड हैं, बताइए कहाँ पर हैं, तो हम बलोच साहब आपको भेज देंगे, ये सब चीजें ऑनलाइन सब अवेलेबल है। ये सब ट्रस्ट आपके उसमें ऑपरेटेड है। दूसरी बात है ना जी, एक और मानते हैं, मुझे लगता है इन सारी चीजों को वो बखूबी डिसेंसी के साथ में पढ़ते, जानते, मानते हैं, लेकिन बड़ी मजबूरियां हैं तैयब बलोच की भी, वो एक्सेप्टेंस वाली बात हो जाती है। मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ नुक्ता नजर ये है कि ये दहशतगर्द ग्रुप थे, इनके ऊपर पाबंदी लगी। अब अगर ये वेलफेयर और इस ट्रस्ट में आ गए हैं, लेकिन मामला फिर वो है कि इनके ट्रेनिंग कैंप्स बंद हैं और इनका जो है वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। इनको अब वो नर्सरी नहीं मिल रही कि ये लोग लड़कों को रिक्रूट करें और उनको जिहाद के नाम पर कश्मीर में भेज सके। क्या इस बात से आप सहमत है क्या? सैयद साहब, बलूच साहब, मानिए मेरी बात, मैं अच्छी बात करते हैं, वो बढ़िया ऐसी बात। हमारे चीफ ने कहा 8 कैंप है, 8 के एड्रेस मैं आपको दे देता हूं, आप वहां चलकर एक ये प्रोग्राम कर लीजिए मेरे साथ। आप कर लीजिए एक प्रोग्राम, जाइए उनमें से एक एक जगह पर, आप अपना फर्ज अदा कीजिए कि आप अपने कंट्री का भला चाहते हैं, आप अपने कंट्री के लिए टेररिज्म मुक्त कंट्री चाहते हैं। आप चलिए वहां जाइए और वहां से प्रोग्राम कर अनाउंस कर दीजिए कि देखिए जी, मैं इस जगह खड़ा हूं, यहां पर कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करता है। आप एक बात बताओ, आपके साथ तो हमारा कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। हमने 6-7 तारीख को आपको हाथ जोड़कर 2:30 बजे बोला था, हमने जो करना था कर दिया, हमने सिर्फ टेररिज्म पर स्ट्राइक कर दी थी, हमारी खत्म हो गई, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आप बता दीजिए 10 तारीख में आपने 13 अपने एयरफील्ड ठुकवा लिए, क्या पाया? मतलब क्या गेन किया सिवाय इसके कि मुनीर को आपने फील्ड मार्शल बनाने की बात कर ली। अच्छा चलो 1 मिनट, मुझे बलू साहब दिल पर हाथ रख के बात करना। अगर सारा का सारा जो आपके यहां पर सपना लिया जा रहा है कि 5 राफेल पता नहीं क्या गिरा दिया, क्या नहीं गिरा दिया, चलो गिरा दिए, गिराए किसने? आपकी एयरफोर्स ने। आपकी वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो एयरफोर्स की आर्मी चीफ को क्यों प्रमोशन मिलनी चाहिए? आप बता दीजिए। वो सिद्धू बेचारा रोता रहा, लॉजिक कहता है बलूच। कितने बोला कमांड उसकी थी, क्या बात कर दी? बलूच साहब देखो, झूठ मत बोला करो यार, कम से कम फौजी के सामने तो मत बोलो। कमांड उसकी कैसे हो गई? वो सिर्फ आर्मी का चीफ है, वो सिर्फ आर्मी का चीफ है, वो एयरफोर्स का चीफ नहीं है। हेड का
ना किस बात का? अब वो तो वही वाली बात है ना कि वो टेररिज्म में नंबर, वो तो फिर वो है कि आपकी आर्मी और आईएसआई ये मेरे यहाँ नहीं आपके यहाँ है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वर्दी है। ये मेरे यहाँ का स्लोगन नहीं है, नहीं, ये आपके लेकिन यहाँ यहाँ पे तो यहाँ पर तो सर एक और बात यहाँ पर नजर आती है शैलेंद्र जी और तैयब बलोच की, ऐसा लगता है पाकिस्तान को सिर्फ अपनी इंडिया, खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी पर ही भरोसा है, ना वहाँ पे आपको अपनी नेवी पर भरोसा है, ना आपको आपकी एयरफोर्स पे भरोसा है। क्योंकि जब अगर इस पूरे ऑपरेशन की बात है, अगर ये झूठे नैरेटिव की ही बात कर ले, सही बात है कि यहाँ पर जिसने अटैक किया, अगर वहां पर एयरफोर्स की तरफ से आपने उनको क्या कोई प्रमोशन दिया, कोई कार्रवाई की गई, और उसके बाद में भी आपने जो सीडीएस का एक बड़ा ये जो पूरा रूप क्रिएट किया सीडीएफ का, उसमें भी सिर्फ ये फिक्स कर दिया गया कि भाई पाकिस्तान की आर्मी का ही एक तरह से होल्ड होगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी सरकार सिर्फ पाकिस्तान चीफ, आर्मी चीफ के बलबूते पर चलती है। वो नॉमिनेट करता है, वो अपॉइंट करता है। सर आप शहबाज एक एक शरीफ करके को ऐसे मालूम निशाने है। साध रहे, तैयब बलोच यहाँ पर निशब्द हो गए। नहीं, थोड़ा सा उनको कंट्रोल, embarrass थोड़ा करने का कंट्रोल कोई- होके, थोड़ा कंट्रोल होके मैं मुझे लगता है। आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ एक क्रिटिकल एनालिसिस दे रहा हूं कि आपने कहा कि वो चीफ था, वो चीफ नहीं था, वो आर्मी चीफ था, लेकिन सबको पता है आईएसआई का बॉस कौन है, सबको पता है आर्मी का बॉस कौन है, और इस सरकार का बॉस कौन है। कंटिन्यूअसली हर बार आपका प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ अपॉइंट करता है, ये आपको भी पता है। देखिए वो इसीलिए आप उसको ये प्रमोशन देंगे। ये तो देखिए ये ये तो ओपन ट्रुथ है, हम में से इनकारी नहीं है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है, सीधी सी बात है। जब सिक्योरिटी स्टेट बलू साहब बोलिए, बोलिए। आप मुझे एक बात बताओ, चलो आपने उसको अपॉइंटमेंट दे दी, उसे क्या जरूरत है कि ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड हेयर आफ्टर? आज के बाद उसको कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, ये पावर आपको अपने कम आप बता दीजिए। क्योंकि उसे मालूम है हर चीफ फंसेगा, और उसे मालूम है वो ज्यादा फंसेगा, चाहे इमरान खान केस में फंसे, चाहे वो औरतों के ऊपर जाति पर फंसे, चाहे कहीं ले लीजिए, वो डेमोक्रेसी का गुनाहगार है। नहीं, और मुझे लगता है शैलेंद्र जी वो फंसने से बच भी सकते हैं तैयब बलोच, अगर ऐसे तमाम आतंकी आउटफिट्स को अगर कंट्रोल कर लें। अगर आसिम मुनीर अपने कार्यकाल में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दे, तो हो सकता है कि वो अपने उस पद के साथ जस्टिफिकेशन भी कर दे। तैयब बलोच देखिए, बात बड़ी सादा सी है। मैं अपने तौर पे मैं जिन चीजों का विटनेस हूँ, बीए का जर्नलिस्ट, मैंने आपको वो बताई है कि ये चीजें मौजूद थी, लेकिन अब वो नहीं है। मैं अपना देखिए, एक मैं आपको रीजन बता देता हूँ। पंजाब में एक साउथ पंजाब है जिसको सराकिस्तान या सराकी पट्टी भी कहा जाता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती थी। मतलब मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से मैं देखता था जो है वो रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन जब बैन हुआ, इनकी वो सदुकड़ियां होती थी जिनमें लोग चंदा डालते थे, ऊपर नाम लिखे होते थे जैश मोहम्मद। वो कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के वक्त में भी अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तौर तरीके बदल गए। खुद हाफिज अब्दुल रऊफ ने अपने इस बयान में कहा, उसने खुद अपनी इस वीडियो में कहा कि यहाँ पर कई बच्चे थे, कई जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनके बच्चों के, उनके माता पिता को इल्म था कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली, वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे यहाँ पर रहे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान की आम जनता भी बखूबी जानती है। देखिए, वक्त मेरे पास इतना ही था इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक एक करके तमाम आतंकियों की तरफ से जो कबूलनामे सामने आ रखे हैं पाकिस्तान से, वो इस बात की बार बार तस्दीक करता है ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। लेकिन इसके बावजूद वहां पर झूठे नैरेटिव के साथ आसिम मुनीर, ये कहा जाए कि अपने आप को शहंशाह बताने की कोशिश करते हैं और खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं यहां पर आतंकी। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।